बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बड़ी वज़ाहत से कह चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और उसकी दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है, उनका स्टांस बड़ा क्लियर है। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, उनको उनकी वो सरजमीन नहीं मिल जाती जिस पर वो आज़ादी और खुद मुख्तारी से रहें और वो मुतमईन हो जाएं, तब तक तो ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक और बात की थी। उन्होंने कहा बड़े मकसद के लिए कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन बड़े मकसद के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कही थी। देखिए, यहाँ पे अगर इसराइल को आप देखें तो बड़ा मकसद कौन सा हो सकता है? यानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मकसद जो है वो दो तीन चीज़ें हैं, और उसके लिए अगर छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ करने पड़े तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो बड़ा मकसद क्या है? यानी नंबर एक तो ये कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हो जाए। नंबर दो, उनको मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी वहाँ पे हासिल हो जाए। एक आज़ाद रियासत में ये तो होगा। यरूशलेम के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जो मुक़द्दस शहर है, जहाँ बैतुल मक़दस है, जहाँ अंबिया की यादें हैं, बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, मस्जिद अक्सा है, अल-कुद्स। तो ये जो बैतुल मक़दस है, यरूशलेम, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल मुसलमानों का होना चाहिए। ये मुसलमानों की ख्वाहिश है और मुसलमान इसको अपना हक समझते हैं। दूसरी जानब इसराइली ये समझते हैं कि हर हाल में यहूदियों को ये लगता है कि यहाँ पे थर्ड टेम्पल बनना चाहिए। एक टेम्पल बना था जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, फिर वो टेम्पल तोड़ दिया गया। फिर एक टेम्पल दोबारा बना था ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद, उसको भी तोड़ दिया गया। और अब वो तीसरा टेम्पल बनाना चाहते हैं उसी जगह पे, और जो मैप उनके पास है उसके मुताबिक फिर वहां पे मस्जिद अक्सा के लिए जगह नहीं है। कुछ मामला ऐसे होते हैं जहां पे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जहां बीच का रास्ता कोई नहीं होता। जहां आपका मोहब्बत का जिक्र आ जाए, अकीदत का जिक्र आ जाए, मजहब आ जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह की वहदानियत के ऊपर कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, क्लैरिटी है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनकी इज्जत और नामूस के मामले के अंदर कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, क्लैरिटी है। तो यहां यहूदियों के लिए भी क्लैरिटी है कि उन्होंने हर हाल में अपने मजहबी मकाम को बनाना है, अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना है। और हमारे लिए भी है कि हमने मस्जिद अक्सा को बचाना है। तो यहां कन्फ्लिक्ट रहेगा। मुमकिन नहीं है कि यहां कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। ना उस बीच के रास्ते के ऊपर यहूदी मानेंगे और ना मुसलमानों के लिए काबिल कबूल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहूदी अपना मौक़िफ़ छोड़ दें, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपना मौक़िफ़ छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बीच का रास्ता तो नहीं हो सकता। वो तो थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं और हम मस्जिद अक्सा को बचाना चाहते हैं। हमारी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, ये तब की बात है जब अभिनंदन का वाक़या हुआ था, जब इंडिया ने बालाकोट के ऊपर एक एरियल स्ट्राइक की थी। और उन्होंने कहा था कि ये पुलवामा में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने बदला ले लिया जाके, लेकिन वो झूठी एयर स्ट्राइक थी। अगले दिन पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया तो इंडिया के 2 तैयारे गिर गए थे, अभिनंदन हमारे काबू आ गया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमसे मुलाकात की थी, और मुलाकात करते हुए उन्होंने एक और मुल्क का जिक्र किया था, इसराइल का उन्होंने बताया था। और उस वक्त उन्होंने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत के अलावा फोकस कहीं और जाए। उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी मैदान जंग में, तो वो इसको किसी और रुख पे जाने नहीं देना चाह रहे थे। फोकस सिर्फ भारत पे रखा हुआ था। दुनिया भर से पाकिस्तान को मुबारकबादें आ रही थी, पाकिस्तान की गुड्डी चढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स का डंका बज रहा था, प्लानिंग के ऊपर बात हो रही थी, कामयाबी के ऊपर बात हो रही थी, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात। तो इमरान खान साहब ने इसको ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि वहाँ भारत के कंट्रोल रूम में भारत अकेला नहीं था, उनके साथ एक मुल्क और था, और वो मुल्क था इसराइल। इसराइली कमांडोज और जंग की प्लानिंग करने वाले लोग भारतीय कंट्रोल रूम में मौजूद थे, और वो प्लान कर रहे थे कि एरियल स्ट्राइक कैसे करनी है, पहली भी और दूसरी भी। लेकिन भारत को नाकामी हुई। इसराइल ने बाद में एक मिसाइल का अटैक प्लान किया था भारत के साथ मिलकर,
पाकिस्तान को पता चल गया, पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया, जो ममालिक बीच में बात कर सकते थे, कि हमें पता है कि ये 6 मिसाइल हमारे ऊपर फेंकने वाले हैं, हम इनके ऊपर 18 मिसाइल फेंकेंगे, 3 गुना ज़्यादा, और 3 गुना ज़्यादा तबाही फैलाएंगे भारत के अंदर। तो उसके बाद फिर भारत डर गया, इसराइल नाकाम हो गया और ये मामला वहाँ पर रुक गया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पता था कि इसमें रोल क्या है इसराइल का, और इसराइल का ये रोल पहली दफ़ा नहीं है। मैं आपको एक किताब बताता हूँ, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, डिसेप्शन, इसको धोखाधड़ी कहते हैं उर्दू में। डिसेप्शन एक किताब है, ये एंड्रियन लेवी और कैथराइन स्कॉट क्लार्क ने ये लिखी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक किताब है। इसमें पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सीक्रेट ट्रेड इन न्यूक्लियर वेपन्स, ये किताब का नाम है, कि पाकिस्तान, अमेरिका और जो एटम बम के हवाले से जो साजिशें उस दौर में, सीक्रेट ट्रेड, खुफिया जो ट्रेड चल रही थी, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब जो है, ये कहानी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, वहाँ से ये शुरू होती है 1975 से, जब एक नौजवान साइंसदान जिसका नाम अब्दुल कदीर खान है, वो स्कॉटलैंड से ये हॉलैंड से निकलता है टॉप सीक्रेट्स लेके, और अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता है, अपने मुल्क में पहुंचता है, प्लान करता है मुल्क के साथ मिलके, और टॉप सीक्रेट्स लेके जाता है, और फिर उसके बाद वो अपने मुल्क को अपने दुश्मन मुल्क के मुकाबले में एक जदीद तरीन एटॉमिक पावर बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। ये किताब वहाँ से शुरू होती है, जिस दिन 15 दिसंबर 1975 को अब्दुल कदीर खान साहब वहाँ से टॉप सीक्रेट्स लेकर निकले थे। यानी ये कहानी इन्होंने यहाँ से शुरू की। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, यानी अमेरिका का मौजूदा मौक़िफ़ और कुछ इन्होंने 2 नंबरियाँ किए बीच में किताब के, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स बहुत मज़ेदार हैं। इसमें एक पूरा पोर्शन है जहाँ वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भारत और इसराइल ने कब कब हमले करना चाहे और वो किस नौयत के हमले थे। भारत ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमलों के कई मनसूबे बनाए इस किताब के मुताबिक, और इस किताब में बाकायदा वो सारे आर्टिकल्स और वो सारे वाक़यात लिखे हैं, सबूतों के साथ उन्होंने दिए हैं। 80 की दहाई में पाकिस्तान की जोरी तनसीबात पर हमलों के 4 मनसूबे बनाए थे भारत ने, जिन 4 बड़े मनसूबे थे, बाकी बहुत सारे और मनसूबे भी थे। एक 1981 में, एक 1982 में, एक 1983 में और एक 1984 में। इसराइल इन मनसूबों में मुलव्विस था, इस किताब के मुताबिक भारत के साथ शामिल था उस दौर में भी। लेकिन आपको पता उस दौर में पाकिस्तान की मदद किसने की थी? अमेरिका ने, क्योंकि 80 की दहाई में, यानी लेट 70s में और 80 की पूरी दहाई में पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए रूस के टुकड़े कर रहा था, रूस को तोड़ रहा था बड़ी कामयाबी के साथ। तो पाकिस्तान की तरफ से आंखें बंद की हुई थी अमेरिकन ने, और वो पाकिस्तान को बहुत प्यार करते थे, और पाकिस्तान को ये पता था कि यही वक्त है बेहतरीन कि हम एक एटॉमिक पावर बन जाएं, वरना भारत हमारे ऊपर एक ख़तरे की सूरत में हमेशा मुसल्लत रहेगा। तो पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रेटजी थी। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से लिखा है कि हंगरी और अमरीकी महकमा खारजा की कुछ खुफिया दस्तावेज़ात थी, उनको रिपोर्ट किया गया है। इस मंसूबे में रूस, भारत और इसराइल शामिल थे, जहां पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जाना था एटमी तनसीबात पर। मगर रूस ने हंगरी को ये मालूमात दी, और हंगरी से ये मालूमात अमेरिका के पास आई, और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को बता दिया। अमरीकी महकमा खारजा की 80 की दहाई की इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात के मुताबिक, जो अब मंजर आम पे आ चुकी हैं, पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफ़ीर था पाकिस्तान के अंदर, उसने एक ख़त लाकर ज़ियाउल हक साहब को दिया था, और ज़ियाउल हक साहब को जो ख़त दिया गया उसमें यह लिखा था कि कहोटा एटमी रिएक्टर पर भारत बहुत जल्द हमला करने वाला है, और इसराइल उसका साथ दे रहा है। 7 जून 1981 को इसराइल ने इराक की जो एटमी तनसीबात थी उनके ऊपर अटैक किया था। ये बहुत बड़ा एक वाक़या था दुनिया में। इराक जो एटमी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया था इसराइल ने 7 जून 1981 को। और फिर इसराइल ने इंडिया को कहा था कि यहाँ भी एक ख़तरा मौजूद है, पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर्स और ये एटॉमिक पावर बन जाएंगे, इनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो भारत ने और इसराइल ने मिलकर काम शुरू किया और प्लान बनाया। फिर इस रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा है कि 1983 में भारत के कुछ फौजी हुकाम जो हैं वो इसराइल में गए,
वहाँ जाकर उन्होंने खुफिया मालूमात का तबादला किया। यानी उन्होंने, भारतीयों ने इसराइलियों को बताया कि मिराज 23 जो है तैयारा, वो किस तरह है, उसकी बहुत सारी चीज़ें शेयर की इसराइल के साथ। और उसके बदले में इसराइल ने जो F-16 है जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, उसकी तकनीकी चीज़ें जो हैं, उसकी टेक्निकल मालूमात वो भारत के साथ शेयर की। और इस विज़िट में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सामान ख़रीदा, जिसके ज़रिए से वो कहोटा लेबॉर्ट्री के ऊपर हमला कर सकते थे, जहां पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत हासिल कर रहा था। 1983 के आखिर में इंदिरा गांधी ने अपनी फ़ज़ाइया को यह हुक्म दिया कि वो कहोटा पर हमला कर दे, मगर उस वक्त वियना में पाकिस्तान का एक साइंसदान मौजूद था। आप तारीख में जाके इनको पढ़ें, इनका भी बड़ा ज़बरदस्त नाम है। ये एटमी साइंसदान थे पाकिस्तान के, और इनका नाम था मुनीर अहमद ख़ान। ये वियना में मौजूद थे और उन्होंने ऐसी तगड़ी धमकी लगाई भारत को और इसराइल को कि वो डर गए और उन्होंने अटैक नहीं किया। हालांकि ऑर्डर दिया जा चुका था फ़ज़ाइया को कि आपने अब अटैक करना है कहोटा लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर। सितंबर 1984 में दोबारा मनसूबा बनाया इंडिया ने, और ये जब मनसूबा बनाया तो पाकिस्तान के अंदर एक सफ़ीर थे अमरीकी, उनका नाम था डीन हंटन। डीन हंटन ने ज़ियाउल हक को बता दिया कि जनाब आपके ऊपर फिर अटैक होने वाला है। तो पाकिस्तान ने फिर अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना शुरू किया और फिर बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम अपनी एटमी तनसीबात जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे लगाना शुरू किए, ताकि उनको महफूज तरीन बनाया जा सके किसी भी फ़िज़ाई हमले की सूरत में। भारत ने एक और मौके पर एक अजीब और काम किया था। भारत को ये लगा, या इसराइल को ये लगा कि भारत ये अटैक नहीं कर रहा, डर रहा है पाकिस्तान से, तो बराह रास्त लड़ाई में नहीं कूद रहा और अटैक नहीं कर रहा। तो भारत ने ये हामी भर ली कि हम अपनी एयर बेसिस इसराइल को दे देते हैं। इसराइल आए, हमारी एयर बेसिस को इस्तेमाल करे और अटैक कर दे अपनी फ़ज़ाइया को इस्तेमाल करते हुए। तो पाकिस्तान ने वार्न कर दिया था। पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर इस किस्म का अटैक हुआ तो जो इंडिया के अंदर भाभा एटमी सेंटर है उसके ऊपर हम हमला कर देंगे फ़ौरन, और इसराइल को भी बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। और आपको एक हैरत की बात बताता हूँ जो आपको बड़ी मज़ेदार लगेगी इस मौके पर, कि उस वक्त अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया था। अमेरिका का स्टेटमेंट पता क्या था? उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। ये 1984, 85, 86 की बातें, 80s की दहाई के अंदर। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान की मदद से, मुजाहिदीन की मदद से और अपनी हिकमत अमली की मदद से रूस के टुकड़े कर रहा था, सोवियत यूनियन को तोड़ रहा था, और अमेरिका के लिए उससे बड़ा कोई ख्वाब नहीं हो सकता था। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने उस वक्त आंखें बंद रखी। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रशिया को तोड़ दिया, अमेरिका को पूरा तसल्ली हो गई, तो वो जंग का मलबा छोड़ के भाग गया और पाकिस्तान बड़े अरसे तक इस जंग के मलबे के तरह दबा रहा और जंग इससे निमटता रहा पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे तक। अमेरिका ने बिल्कुल हाथ उठा दिए थे। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से बार बार डसा नहीं जाना चाहता। अब जैसे पाकिस्तान एक वक्त में अमेरिका का हीरो था, उनकी आंखें बंद थी, ऐसे ही अब भारत अमेरिका का हीरो है। वो कुछ भी करे, इंडियन क्रॉनिकल्स आए, कोई और साजिश करे, कोई हथियार खरीद ले, कोई हथियार बना ले। यानी S-400 का मुआहदा रूस के साथ इंडिया भी करना चाहता है, लेकिन तुर्की ने किया तो अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन इंडिया पे आंखें बंद हैं, जैसे कल पाकिस्तान पे बंद थी। इसलिए कि अब अमेरिका को ये लगता है कि रूस को तो तोड़ के दिया पाकिस्तान ने, चाइना के टुकड़े कर देगा इंडिया। अमेरिका को ये लगता है कि चीन के साथ पंगा लेने के लिए जहाँ पे इंडिया मौजूद है उसको सपोर्ट देंगे। लेकिन ये हालात वैसे नहीं हैं। वहाँ मुसलमान थे, आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। यहाँ पे इंडिया, यहाँ उल्टे इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। अमेरिका इस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी उसने बड़ी मेहरबानी अपनी रखी हुई है। भारत ये नहीं जानता कि अमेरिका काम निकलवाने के बाद क्या करेगा, और फिर कमर सीधे होते होते कई साल लग जाएंगे। बहरहाल ये भारत का फैसला है, भारत अपना फैसला खुद कर लेगा, पाकिस्तान अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है। तो ऐसी सूरत हाल में इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए कैसे मुमकिन है, जब आप जानते हैं कि पिछली 3-4 दहाइयों से लगातार उसने कोशिश की है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए। 1967 में जब उन्होंने अरबों से जंग जीती थी, उस दौर में उनके वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर हमारे लिए कोई खतरा है तो सिर्फ पाकिस्तान है, हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। और पाकिस्तान आज भी इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पाकिस्तान ने इसराइल को वार्न किया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया कोई अटैक करता है और इसराइल बीच में आता है तो फिर नताइज का जिम्मेदार इसराइल होगा। इसराइल अपने आप को इन चीज़ों से बाहर रखे। ये मैंने आपको इशारा दिया है, बात आप समझ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा,
अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।